सेठ चुन्नीलाल की मीना बाजार में एक बहुत ही बड़ी सोने की जेवरात की दुकान थी। सारा दिन चुन्नीलाल की दुकान पर ढेर सारे ग्राहक आया जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन चुन्नीलाल की दुकान पर वसंत अपनी पत्नी अंजलि और बेटी माही के साथ आता है। तभी सेठ बोलता है, बैठिए और बताइए क्या दिखाऊं आपको। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है। उसके लिए एक बढ़िया सा गले का हार, मांग टीका, अंगूठी और पायल, ये सब कुछ दिखा दीजिए। इस वाले सुनार के पास क्यों आए हैं? मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये बड़ा लालची किस्म का है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें ठग ले। अरे तुम लोगों की बातों में क्यों आ जाती हो? मीना बाजार का सबसे जाना माना सुनार है ये। चुप रहो तुम अभी। चुन्नीलाल दुकान में काम कर रहे कुछ वर्कर से वसंत, अंजलि और माही को गहने दिखाने के लिए कहता है। वर्कर उन तीनों के आगे सुंदर सुंदर पायल, मांग टीका, अंगूठियां, सोने की चेन सभी रख देता है, जिनमें से माही एक हार को उठाकर बोलती है, पिताजी, ये वाला हार मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये देखने में कितना सुंदर है और इसका डिजाइन कितना प्यारा है। जी, आपकी बेटी की पसंद तो बहुत बढ़िया है, एकदम सबसे सुंदर। ये हार कितने का है? जी ज्यादा की नहीं, बस 2 लाख की है। बस 2 लाख का? बहुत ज्यादा महंगा है। नहीं नहीं माही बेटा, हम इतना महंगा हार नहीं ले सकते। पर माम, मुझे यही हार पसंद है, मुझे यही वाला चाहिए। अरे आप बिटिया का दिल मत तोड़िए, अगर उसको ऐसा हार चाहिए तो मैं दूसरा बना देता हूँ, थोड़ा सस्ते में और हल्के में। वैसे आपका कहना भी सही है। क्यों माही बेटा, बोलो, तुम्हारे लिए दूसरा हार बनवा दे? बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, बनवा दीजिए। ऐसे ही बातें करते करते माही और उसके माता पिता बाकी सारे गहने भी पसंद कर लेते हैं। चुन्नीलाल कागज के टुकड़े पर बड़ा सा बिल बनाकर वसंत को दे देता है। वसंत कुछ पैसे की ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और तभी अंजलि बोलती है, भाई साहब, पक्का बिल दीजिए ना। कल को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो कम से कम हम बिल लेकर आ तो जाएंगे। अरे भाभी जी, जब मैं सोना बेचता हूँ ना किसी को, तो उसकी छवि नागिन की तरह मेरी आंखों में छप जाती है। आपको अगर यकीन न हो तो बिल भी ले जा सकती हैं, और बाकी कोई परेशानी हुई तो गहने बाकी के आपके घर भिजवा देंगे और पैसे आप ऑनलाइन भिजवा दीजिएगा। और क्या गारंटी चाहिए आपको? अरे सेठ जी, इतना बहुत है। कुछ ही देर बाद सभी लोग घर पर आ जाते हैं। घर आते ही अंजलि बोलती है, अजी आप भी ना मेरी बात नहीं सुनते हैं। एक बार आसपास के सुनार वालों की दुकान पर भी तो जाकर पता कर लेते हैं। भला लाखों का सोना कोई ऐसे कैसे दे देगा बिना पक्के बिल के? तुम भी ना अंजलि, पता नहीं कैसी बातें करती हो। अरे सेठ चुन्नीलाल अपने ग्राहकों को परिवार की तरह मानता है, बिल्कुल। तभी तो भरोसा करके इतना गहना हमको दिया है। अगर कुछ गलत होता तो बाकी के गहने क्यों देता? माँ, पापा सही कह रहे हैं। आप खामखा लोगों की बात सुनकर चुन्नीलाल को गलत समझ रही हो। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अब बाकी सारी बातें छोड़ो और शादी की तैयारी करो। बसंत की बात सुनकर अंजलि चुप हो जाती है और उसके मन में चुन्नीलाल को लेकर जो शक था वो नहीं जाता। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। बाकी सारी चीजें हो गई थी, बस बचे हुए गहनों का आना ही बाकी रह गया था। तभी अंजलि वसंत से बोलती है, अजी आज गहने मंगा दीजिए। पता कीजिए उस चुन्नीलाल को फोन करके, कहीं हमें चूना तो नहीं लगा दिया। पैसे भी दे दिए और अभी तक गहना भी नहीं आया है। कहीं ऐसा ना हो कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट जाए। अंजलि तब बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे की बेल बजती है और चुन्नीलाल की दुकान से एक कर्मचारी गहने लेकर उनके घर पर आता है और गहने देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वसंत बोलता है, तुम भी ना अंजलि, बिना मतलब चिंता करती रहती हो। देखो आगे गहने। चलो आप कमरे में चल कर इन्हें देख लेते हैं। इतना कहकर वसंत और अंजलि कमरे में चले जाते हैं और एक एक करके सभी गहने देखते हैं। चुन्नीलाल की दुकान से आए सभी गहने बेहद चमक रहे थे और ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उन्होंने ऑर्डर किए थे। कुछ दिन बाद अच्छे से रस्म रिवाज के साथ माही की शादी हो जाती है और सभी गहनों को उसके दहेज में दे दिया जाता है। जिसके बाद वसंत और अंजलि मिठाई और पैसे लेकर चुन्नीलाल की दुकान पर जाते हैं और वसंत चुन्नीलाल को मिठाई और पैसे देते हुए बोलता है, ये लीजिए सेठ जी, ये आपके बचे हुए सारे पैसे और ये मेरी बेटी की शादी की मिठाई। आपकी दुकान से गए हुए सारे गहने सभी को इतने पसंद आए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपकी वजह से हमारी वाह वाह हो गई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं बेटियों का सुख देखना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं ना कि बेटी की शादी में कितना खर्चा होता है, तो मैं भी तो एक बाप हूँ, तो मैं भी तो जानता हूँ ना। इसीलिए मैं अपने ग्राहकों से थोड़ी नरमी से बात करता हूँ और नरमी से पेश भी आता हूँ।
कोई दिक्कत विक्कत हो आगे तो मुझे बताइएगा। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद वसंत और अंजलि घर पर वापस आ जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। माही के ससुराल वाले बेहद ही लालची किस्म के लोग थे, जो माही को आए दिन अपने मायके से पैसे और चीजें लाने के लिए खूब सताया करते। एक दिन माही की सास रितु उसके पास जाती है और बोलती है, माही, तेरे पास जितने भी गहने हैं ना जो तेरे दहेज में मिले हैं, वो चुपचाप मेरे हवाले कर दे। नहीं, मैं आपको गहने नहीं दूंगी। ये मेरे माता पिता ने मुझे दिए हैं। आप लोग बाकी चीजों की तरह इन्हें भी बेच देंगे। तू इस घर की बहू है, तेरे दहेज पे जो भी चीजें आई हैं उस पे मेरा हक है। समझ में आई बात तेरे? चुपचाप ये गहने दे दे। मैं गहने बिल्कुल नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे नहीं देगी? मैं भी देखती हूँ तू गहने कैसे नहीं देती है। इतना कहकर रितु माही को एक जोरदार चांटा मारती है, जिसके बाद रितु माही को घसीटती हुई स्टोर रूम में ले जाती है और माही को उसके अंदर बंद कर देती है। जिसके बाद रितु बाकी सभी घर वालों की मदद से माही की अलमारी को खोलने की कोशिश करती है। अलमारी पर ताला लगा होने की वजह से सभी घर वाले मिलकर अलमारी को तोड़ देते हैं और उसमें से सारे गहने निकाल लेते हैं। तब रितु बोलती है, आई बड़ी हमसे ऊंची आवाज में बात करने वाली। अब हमने गहने तो निकाल ही लिए हैं, अब तो क्या ही कर सकती है। चलो जल्दी से गहने लेकर सुनार की दुकान पे चलते हैं, इससे अच्छा माल मिलेगा। इतना कहकर रितु उन सभी गहनों को पास के एक सुनार के पास ले जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये सारे गहने सोने के नहीं बल्कि चांदी के हैं, जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये बात सुनकर रितु को बहुत गुस्सा आता है और वो घर पर जाकर माही की खूब मार पिटाई करती है। जख्मी हालत में माही उन गहनों के साथ अपने मायके आ जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वसंत और अंजलि दंग रह जाते हैं। तभी माही उन्हें सारी बात बताती है, जिस पर अंजलि बोलती है, मैंने पहले ही कहा था वो चुन्नी लाल एक नंबर का लालची इंसान है और हमें चांदी के गहने दे दिए। उसके चांदी के गहनों की वजह से मेरी बेटी का क्या हाल किया है उसके ससुराल वालों ने। मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी अंजलि। चलो चलो जल्दी चलो, अब उसकी दुकान पे जाके देखते हैं। इतना कहकर वसंत और अंजलि चुन्नीलाल की दुकान पर जाते हैं और वसंत गुस्से में बोलता है, शर्म नहीं आती सेठ जी आपको इस तरह लोगों के साथ बेईमानी करते हुए? हमने आप पर भरोसा करके आपके यहाँ के गहने खरीदे और आपने हमें सोने के भाव में चांदी के गहने पकड़ा दिए। अरे अरे, क्या बकवास कर रही हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। ये क्या झूठ बोल रहे हैं आप? अरे हम आपके यहाँ से हमारी बेटी माही की शादी के गहने लेकर गए और आपने हमें सोने की जगह चांदी के गहने दे दिए, वो भी सोने का पानी चढ़ाकर। आपकी वजह से हमारी बेटी पर कितनी मुसीबत है, आपको कुछ अंदाजा भी है? अरे, आपकी बेटी पर मुसीबत आई हो या आप पर मुसीबत आई हो, हमारी दुकान का और गहनों का आप लोगों से क्या लेना देना? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। फालतू में तमाशा मत कीजिए, जाइए यहाँ से। चुन्नीलाल अपने आदमियों से वसंत और अंजलि को वहाँ से निकलवा देता है। अब सबूत के तौर पर ना तो वसंत और अंजलि के पास गहनों का कोई पक्का बिल था और ना ही कोई सबूत था। तभी वसंत परेशान होकर खुद से बोलता है, अब हम क्या करें? हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, अब हम उस लालची चुन्नी लाल को कैसे झूठा साबित करेंगे? पापा, आपने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए होंगे ना? इसका मतलब उनके अकाउंट की डिटेल हमें बैंक से मिल ही जाएंगी, क्योंकि उनके उसमें ट्रांजैक्शन किया था, क्योंकि वो हमारा सबूत बन जाएगा कि हमने किए हैं ट्रांजैक्शन। इतना कहकर माही अपने पापा के साथ बैंक जाती है, जहां से वो ट्रांजैक्शन के सारे डिटेल्स निकलवाती है। डिटेल्स लेने के बाद अंजलि और वसंत माही तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और चुन्नीलाल के नाम की कंप्लेंट करते हैं। पुलिस सबूत के बिनाव पर चुन्नीलाल की दुकान पर छापा मारती है और छानबीन के दौरान पता चलता है कि चुन्नीलाल वसंत और अंजलि की तरह कई ग्राहकों के साथ अपने लालची पन्ने से धोखाधड़ी कर चुका था। जिसके बाद चुन्नीलाल की दुकान पर ताला लगा दिया जाता है और पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है और चुन्नीलाल को खूब मारती है। जिसके बाद चुन्नीलाल बोलता है, अब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी मैंने लालच की और इसीलिए मैंने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसे वो मेरे परिवार वाले हैं, और अपनी बातों में फंसाकर उन्हें सोना बेच दिया, वो भी चांदी का। लेकिन उनको लगता था वो सोना है और मुझे हर महीने करोड़ों का मुनाफा हुआ करता था। इसी कारण मुझसे गलती हो गई, अरे माफ कर दीजिए। इस तरह चुन्नीलाल का ये धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। घरेलू हिंसा का शिकार हुई माही के ससुराल वालों पर भी केस कर दिया जाता है और बाद में उन्हें भी सजा दिलवाई जाती है। नेहा बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ को सुख देने और अपना रोटी कपड़ा के लिए जिंदगी में बहुत मेहनत करती थी।
नेहा गरीब घर की लड़की थी जो अपनी माँ ममता के साथ रहती थी। एक दिन नेहा घर में अपनी माँ के लिए खाना बना रही होती है कि तभी ममता बोलती है, बेटा ये सब छोड़ और तू मेरे पास आकर बैठ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। देख बेटा, तूने रोटी कपड़े के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मुझे तू दुखी ना देख सके। बस एक आखिरी और अंतिम इच्छा पूरी कर दे, तू जल्दी से शादी कर ले बेटा। पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है और जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगी। बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ना जाने भगवान मुझे कब उठा ले। उससे पहले मैं तेरी शादी करवा देना चाहती हूँ ताकि मैं चैन की मौत मर सकूँ। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अरे अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, अभी आप तो 100 साल जियोगी। नेहा इतना बोलकर ममता के गले लग जाती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और नेहा की एक कंपनी में जॉब लग जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रोहन नाम के लड़के से होती है। दोनों एक साथ ही कंपनी ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे करके दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन नेहा और रोहन दोनों एक पार्क में बैठे थे। रोहन, अब तो हमें 2 साल होने वाला है, हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्दी ही हम शादी करेंगे। मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूँ, फिर तुम अपनी माँ से बात कर लेना और हम शादी कर लेंगे। मेरी माँ तो शादी के लिए तैयार है, बस तुम अपनी माँ को मना लो और फिर हम शादी कर लेंगे। पर नेहा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हम शादी करके मेरे घर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। कैसी तकलीफ रोहन? शादी के बाद तुम्हारी भाभी भी तो घर पर ही है और मैंने बचपन से ही ससुराल में रहकर सास और ससुराल की सेवा करने का सपना देखा है। तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो, वो तुमको जीने नहीं देंगे। भाभी कैसे रहती है मैंने खुद देखा है। अरे वो घर में अकेली रहती है ना, इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहती होंगी। रोहन नेहा को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसके घर वाले बहुत जालिम है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। कुछ देर साथ बैठने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहन घर पहुंचकर अपनी माँ कांता से कहता है, माँ मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत सुंदर भी है। सुंदर है तो क्या हुआ, हमें सुंदर नहीं संस्कारी और घर संभालने वाली बहू चाहिए और थोड़ा बहुत अपने साथ दहेज भी ले आए। पर माँ वो बहुत गरीब है, शादी के बाद कुछ नहीं ला पाएगी। अगर आप उसको ऐसे नहीं अपना सकते तो मैं उससे शादी करके घर से चला जाऊंगा। अगर ये यहाँ से चला गया तो घर कौन चलाएगा और मेरी 2 बहुओं पर हुक्म चलाने का सपना ही चकनाचूर हो जाएगा। कुछ बोलो माँ, अगर आप ये सोच रही हो कि बिना दहेज के शादी नहीं होगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। एक काम कर, तुम मंदिर में जाकर इससे शादी कर ले क्योंकि वो गरीब है और शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाएंगे। कांता की बात सुनकर रोहन बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर ये बात नेहा को बताता है। अगले ही दिन नेहा और रोहन दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मंदिर में ममता दोनों को आशीर्वाद देती है और जो भी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी उससे नेहा के लिए सोने की जेवर बना देती है। कुछ देर बाद नेहा अपने ससुराल आ जाती है। कांता और नेहा की जेठानी प्रीति उसका स्वागत करती है। कुछ ही देर बाद कांता की पड़ोसन विमला आती है। अरे वाह कांता, मेरी नई बहू तो बहुत ही समझदार है और सुंदर भी, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सुंदर होने से क्या होता है विमला बहन, और काहे की लक्ष्मी, दहेज में एक चवन्नी भी नहीं लेकर आई है। न जाने तुझे कहाँ से लक्ष्मी लग रही है ये। अरे दहेज भले ही ना लाई हो, लेकिन इसको देखकर सोने से लदी हुई लक्ष्मी जी का रूप याद आ गया। कितनी बढ़िया लग रही है। विमला की बात सुनकर कांता उस पर नजर डालती है और नेहा को देखकर उसकी आंखें खुल जाती है और जल्दी जल्दी से नेहा का स्वागत खुद करती है और उसको आराम करने के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह नेहा सबके लिए खाना बनाती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे बहू, कहाँ मर गई है तू? जल्दी से खाना देगी या मुझे भूखा ही मार देगी। नेहा जल्दी से खाना बनाकर लाती है और कांता को देती है। कांता खाना खाकर बोलती है, ये कैसा खाना है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऐसा खाना तो हमारे गली के कुत्ते भी ना खाएं। पर माँ जी, उस दिन से तो मैं ऐसा ही खाना बना रही थी, फिर आज। जबान चलाती है मुझसे तू।
तुझसे 4 दिन अच्छे से क्या बात कर ली, तू तो सिर पर ही चढ़ गई। चल जा यहाँ से और कुछ और बना कर लेकर आ। नेहा को कांता की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ प्रीति आती है और बोलती है, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो जो प्यार था वो 4 दिन का ही था। अभी तो तुम माँ जी का असली रंग देखना शुरू करोगी। पर मुझे ये सब क्यों नहीं बताया कि शादी के 4 दिन बाद मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं। तुम 4 दिन में परेशान हो गई। मैं तो 5 सालों से हूँ। मैं तो घुट घुट कर जी रही हूँ और अभी तो तुमसे तुम्हारे गहने मांग लेंगी और अपनी बेटी को दे देंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हम औरत हैं और पति हमेशा मुंह बंद रखने को कहते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि रोहन तुम्हारा पति है। वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। दोनों देवरानी जेठानी बात कर ही रही होती है। तभी कांता आ जाती है और नेहा का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाकर बोलती है, बहू, अगर तू अपनी जेठानी की बात में रहेगी तो तू उसके जैसी भोली बन जाएगी। इसलिए मेरा कहा मान। खैर, ये सब छोड़ और मुझे अपने गहने दे दे ताकि उसको संभाल कर रखूं। वो क्या है ना माँ जी, गहने तो मेरे पास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के पास गई थी तो वहीं रख कर आ गई। माँ अच्छे से रख देंगी उन्हें। कांता नेहा को बोलकर गुस्से में चली जाती है और नेहा भी थोड़ा घबरा जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और कांता का अत्याचार बढ़ता रहता है। और एक दिन कांता प्रीति को खाना लेकर बुलाती है, लेकिन कांता को खाना अच्छा नहीं लगता। वो तो प्रीति के ऊपर पूरा प्लेट फेंक देती है। प्रीति रसोई में आकर रोने लगती है। पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने। ससुराल में जहाँ बहू को लक्ष्मी मानते हैं, वहाँ ये हमें नौकरानी का दर्जा देती हैं। रो मत भाभी, अब वक्त आ गया है कि माँ जी को सबक सिखाया जाए। अब आप देखो माँ कैसे हमारे आगे पीछे घूमेगी। नेहा इतना बोलकर अपनी सास के पास जाती है और बाजार जाने का बहाना बनाती है। कांता उसको बाजार जाने के लिए बोल देती है। कुछ देर बाद नेहा बाजार से आती है और उसको थोड़ी देर हो जाती है तो कांता बोलने लगती है, तू बाजार गई थी या घूमने के लिए गई थी जो इतना वक्त लगा दिया? माँ जी, वो बाजार में ना एक पुलिस वाला आया जो हर घर की बहुओं से मिल रहा था और बोल रहा था कि जिसके घर में भी सास बहू को परेशान करती है या दहेज की मांग या उनका दहेज रख लेती है, उनको सजा दे देते हैं, वो भी काले पानी की सजा, जहाँ से वो वापस कभी नहीं आ पाते हैं। मुझसे भी पूछा और मैंने तूने क्या बोला बहू? तूने मेरा नाम तो नहीं लिया ना? अगर ले लिया है तो मुझे बचा ले। मैं काले पानी की सजा नहीं चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तुझसे और बड़ी बहू से बहुत अच्छा बर्ताव करूंगी। तुम दोनों को बेटी जैसी रखूंगी। कैसी बातें कर रही है माँ जी? आपका नाम कैसे ले लेती? वो कुछ देर में ही आते होंगे। और वैसे आपने हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, आपको सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। कांता को एहसास हो जाता है कि नेहा सही बोल रही है और वो उन दोनों से माफी मांगती है और दोनों को बेटी जैसा ही मानने लगती है और प्रीति से भी जो भी गहने लिए थे वो उसे वापस कर देती है। ये कहानी है मिताली की सास विमला की, जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैन रहा करती थी। वो हर बात पर बस बेचैन और परेशान ही रहती और जब भी मिताली अपनी सास से कोई भी छोटी सी बात कहती तो उसकी सास विमला टेंशन में आ जाती और बेचैन होने लगती। ऐसा कह सकते हैं कि मिताली की सास विमला की बढ़ती उम्र भी उसकी बेचैन होने का एक कारण थी। ऐसे ही एक दिन मिताली रसोई में दूध उबाल रही होती है और दूसरी तरफ वो सब्जियां भी काट रही थी कि तभी उबला हुआ दूध गैस पर गिर जाता है और ये सब मिताली की सास विमला देख लेती है तो उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया सुबह सुबह तूने? ये दूध गिरा दिया। तुझे पता भी है दूध का गिरना कितना खराब माना जाता है। पता नहीं अब क्या अपशगुन होने वाला है। बहू, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। माँ जी, बस दूध ही तो गिरा है और मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? और आप भी ना पता नहीं किन किन चीजों को मानती हो। ये सब कुछ नहीं होता है माँ जी। तो चुप कर जा बहू और जरा मेरे बेटे को फोन कर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। दूध का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है माँ जी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मिताली अपनी सास को बेचैन देखकर अपने पति सुरेश को कॉल मिलाती है और फोन को स्पीकर पर करती हुई सुरेश से बातें करती है। सुरेश अपने ऑफिस में होता है। हेलो सुरेश, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना?
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह, और मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो ठीक ठाक निकला था ऑफिस के लिए, तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और माँ जी थोड़ी बेचैन हो रही थी, उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुमको फोन करके पूछा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे काम करने दो, मैं घर आकर बात करता हूँ। मिताली फोन कट कर देती है और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब बिना बात के ही बेचैन होने लगती हैं। अब दिन पर दिन मिताली की सास विमला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और अब विमला बेचैन होने के साथ साथ थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे बात बात पर गुस्सा भी आने लगा था। अपने बढ़ते गुस्से की वजह से एक दिन विमला ऐसे ही अपनी बहू मिताली के पास जाती है। मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि तभी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, दिन भर बस सोती रहती है, कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास जो आराम से सो रही है? अच्छा लगता है तुझे दिन भर ऐसे पड़े रहना? चल जाकर कुछ काम कर ले। लेकिन माँ जी, मैं अपना सारा काम खत्म करके थोड़े लेटने आई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं आकर कमरे में लेट गई। तू सारा काम खत्म ही जल्दी इसलिए करती है ताकि सारा दिन फिर सोती रहे? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। अब मिताली अपनी सास की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जैसे जैसे विमला की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका यूं बेचैन होना अब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मिताली अपने घर के बाहर सब्जी ले रही होती है कि तभी कमला उसके पास आकर कहती है, अरे मिताली, बहुत दिनों बाद देखा तुझे बाहर, कहाँ थी इतने दिनों से? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं अब तुझे कमला कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी सास ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं अपनी सास का। आखिर हुआ क्या है तेरी सास को जो इतनी परेशान हो रही है? अरे मेरी सास बस हर छोटी छोटी बात सुनकर बेचैन होती रहती है और सारा घर अपने सर पर उठा लेती है और बात बात पर इतना गुस्सा करती है, कुछ करो तब भी कोई ना कोई बात पकड़ लेती है और मुझ पर गुस्सा करने लगती है और कभी कभी तो बिना बात के ही मुझ पर चिल्लाती है। अरे मिताली, बस तू इतनी सी बात पे परेशान हो रही है? ये तो हर किसी के साथ है, क्योंकि मेरी भी सास है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह बढ़ती उम्र का तकाजा है, जिसके कारण ये सब होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद इंसान की सोच बच्चे जैसी हो जाती है। तो क्या मेरी सास अब बच्चों की तरह सोचती है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है? हाँ मिताली, ऐसा ही है। कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो गुस्सा कर रही हैं और क्यों बेचैन है। इसलिए तू इन सब चीजों की चिंता मत कर, और ना ही वो इन चीजों को जान के करती हैं तेरे साथ। फिर अब मुझे उनके साथ कैसे रहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो और उन्हें गुस्सा कम आए? देख, तू सभी चीजें कर उनके लिए, उन्हें जो चाहिए वो कर, उनको जो पसंद है वो कर, उनका ख्याल रख और एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रख। चल मैं चलती हूँ अब। मिताली सब्जियों को लेकर घर आती है। ऐसे ही एक रोज विमला का बेटा सुरेश देर रात तक घर नहीं आता। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब सुरेश घर नहीं आता तो मिताली की सास विमला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। विमला मिताली के पास जाकर उससे कहती है, अरे कैसे यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है? बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अभी तक पति घर नहीं आया है, वो कहाँ होगा कहाँ नहीं। माँ जी ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं, आज से पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ सुरेश, आज ही इतना लेट हो गया। कैसे हो गया ये भी नहीं पता। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके पीछे गुंडे तो नहीं पड़ गए होंगे। आजकल चोर लुटेरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। अरे जब तू टीवी देख रही है ना तो न्यूज लगा, टीवी पर अगर सुरेश के साथ कुछ हुआ होगा तो न्यूज पर आ जाएगा। माँ जी ये सब क्या बोले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा आप इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। माँ जी आप इधर सोफे पे बैठो एक मिनट। मिताली अपनी सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, आप ये पानी पियो पहले और बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो आराम से। कुछ नहीं हुआ किसी को और ना ही होगा, आप बेचैन होना कम कीजिए, सब ठीक है अब। पर बहू वो सुरेश, वो आया नहीं ना अभी तक? हाँ माँ जी, मेरी बात हुई थी उनसे, वो अपने दोस्तों के साथ है, जिस वजह से उनको आने में समय लगेगा और अब आते ही होंगे। मिताली अब अपनी सास विमला को एक बच्चे की तरह अच्छे से समझती है ताकि उसकी सास विमला की बेचैनी कम हो सके और वो थोड़ा शांत महसूस कर सके।
कुछ देर बाद सुरेश घर आता है। विमला अपने बेटे सुरेश को देखकर उसके पास जाती है। बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ लग गई तुझे? इतनी देर क्यों लगी तुझे घर आने में? तुझे पता है मैं कितना बेचैन हो गई थी। पर माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बर्थडे पार्टी में था, जिस वजह से मुझे आने में समय लग गया। मैंने बताया तो था मिताली को कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मिताली, तुमने माँ को नहीं बताया? मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने सब बताया माँ को कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी। लेकिन माँ जी को मेरी बातों पर यकीन हो तब ना। माँ जी पहले ही इतना घबरा जाती हैं और बेचैन हो जाती हैं कि उस समय इनको शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपने बच्चे की चिंता भी ना करूं। अरे बेटा है मेरा, देर रात तक घर नहीं आएगा तो चिंता तो होगी ही ना, और क्या होगा। लेकिन माँ, आपका इस तरह से चिंता करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको चिंता होती होगी, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है और आपको किसी बात की चिंता लेने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के लिए मैं हूँ। कोई भी बात है आप मिताली को बोलो, लेकिन अब आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर बेचैन होगी तो माँ कैसे काम चलेगा। लगता है अब मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। ठीक है बेटा, आगे से अब नहीं होया करूंगी परेशान। लेकिन एक बात ये भी सुन अपनी माँ की, कि उसके लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। तो मेरा कितना भी ख्याल रख, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है। मिताली अब अपनी सास को धीरे धीरे समझने लगी थी और उसके बेचैन होने पर उसे अच्छे से संभाल भी लिया करती।